गुजरात विधानसभा की मतगणना की तैयारियां पूरी। कल सुबह खुलेंगी मतपेटियां, होगा 182 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला। पूरे चुनाव में कई मुद्दे और विवाद हवा में रहे, चाहे प्रधानमंत्री को लेकर की गई मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी हो या फिर प्रधानमंत्री का पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बोला गया हमला हो। लेकिन 2 महीने की इस लंबे चुनाव प्रचार के बाद आखिर में जनता ने किसकी बातों को सच माना, विकास के दावों को या विकास की पोल खोलने के कांग्रेस के एक नारे को? इसका कल सुबह 8 बजे से जैसे ही मतपेटियां खुलेंगी, इसका फैसला होना शुरू हो जाएगा। 2 महीने तक चले हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार में जीत के दावों के बाद कल शायद जो पार्टी जीतेगी उसमें सबसे बड़ी चर्चा होगी मुख्यमंत्री की, यानी कौन बनेगा मुख्यमंत्री। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के नतीजे आएंगे कल। प्रदेश के करीब 50 लाख मतदाताओं ने किया है मत का प्रयोग। 337 उम्मीदवारों का भविष्य होगा कल तय। चुनाव आयोग की जो भी दिशा निर्देश रहे हैं उसके अनुसार हमने अपनी पूरी तैयारियां की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वेबकास्टिंग है, ये हमारे कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। इन कैमराज के जरिए जो भी यहाँ पर जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है वो सारा का सारा डीसी साहब, सीईओ साहब हमारे और दिल्ली में बैठे पूरी जो चुनाव आयोग की टीम है वो इसको देख पा रही है। इसके अलावा ये हमारा कंपाइलेशन सेक्शन है। रिजल्ट्स को कंपाइल यहाँ पर किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ रिजल्ट कंपाइल किया जाएगा। ये हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा ये लिंक्ड है। जो भी हमारा जो रियल टाइम डाटा है वो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो दिल्ली चला जाएगा। हिमाचल में 9 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। इस चुनाव में कुल 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में हैं। उनमें से 318 पुरुष और 19 महिलाएं उम्मीदवार शामिल हैं। इस बार सीधा मुकाबला मौजूदा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और भाजपा के सीएम के चेहरे प्रेम कुमार धूमल के बीच में है। और इस बार इस चुनाव में खास बात यह है कि दोनों ने अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर अन्य विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, शिमला। गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद सभी एग्जिट पोल बीजेपी के सत्ता में बने रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद संजय काकाड़े का मत कुछ और है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पक्ष गुजरात में आ सकती है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर पार्टी किसी तरह गुजरात में सत्ता बचाने में कामयाब होती है तो यह सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के कारण होगा। बकौल काकाड़े, उनकी टीम ने गुजरात में सर्वे किया है और वह इसी के आधार पर यह दावा कर रहे हैं। चुनाव से पहले उन्होंने गुजरात में सर्वे करवाया था, जिसमें राज्य के ग्रामीण हिस्सों का दौरा किया गया और किसानों, ड्राइवरों, वेटरों और मजदूरों से मिले। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी गुजरात में चुनाव जीतती है तो नरेंद्र मोदी गांधी और नेहरू से भी बड़े नेता बन जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट इमरान सिद्दीकी के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी ने राहुल गांधी की सराहना की है। कुलकर्णी ने यहां तक कहा कि राहुल अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद अपने पहले ही भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला था, जिसके तुरंत बाद कुलकर्णी ने ट्वीट किया कि आज मैं और ज्यादा आश्वस्त हो गया कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे और होना चाहिए। राजनीति में असली गांधीवादी दर्शन से लैस नेता होने पर कुलकर्णी ने राहुल गांधी की सराहना भी की। कुलकर्णी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी की भी प्रशंसा की और उन्हें एक साहसिक महिला बताया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद संभालने के बाद पार्टी को एकजुट और मजबूत बनाए रखने के लिए सभी सांसदों और पदाधिकारियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के नए और पुराने नेताओं को एकजुट करने में लग गए हैं, लिहाजा ये डिनर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि राहुल के हाथों कांग्रेस की बागडोर आने से पार्टी में युवा नेताओं का प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन सभी उम्र के सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर राहुल ने ये भी संकेत दे दिया है कि उनकी नजर में सभी नेता एक समान हैं। इस रात्रि भोज का आयोजन दिल्ली के अशोका होटल में किया गया है। राहुल गांधी को अच्छे से पता है अगर पार्टी को मजबूत करना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। ऐसे में अब देखना है कि राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी कितना काम आती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, दिल्ली।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकार ने आदिवासियों के घरों पर गरीबी के इश्तिहार चस्पा कर दिए हैं। यहाँ कलेक्टर के आदेश से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सहरिया आदिवासियों के घरों की बाहरी दीवार पर मेरा परिवार गरीब है लिखवाया है। जी लिख गए कि मेरा घर परिवार गरीब है। कौन लोग आए थे? 12 लोग शासनवारी आए थे। दरअसल बीपीएल सर्वेक्षण के बाद घरों की मार्किंग की जाती है, लेकिन शिवपुरी में अधिकारियों ने घरों की दीवार पर मेरा परिवार गरीब है ही लिख डाला। शिवपुरी में आदिवासियों की गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाए जाने के बाद प्रशासन की मुहिम सवालों के घेरे में है, तो वहीं मानव अधिकार आयोग ने भी पूरे मामले पर नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मानव अधिकार आयोग ने उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डायरेक्शंस इशू करे हैं एमपी गवर्नमेंट को और जिला कलेक्टर को। एक्शन टेकन रिपोर्ट जो होती है वो 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो जमा करें। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। राजस्थान में एक बार फिर चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर रही है। सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सरकार और डॉक्टर्स की हठ धर्मता का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक मरीज आउटडोर में पहुंचे, लेकिन उनको वहां चिकित्सक नहीं मिले। वहीं मरीजों को इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिली। ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों पर तो हालात और भी खराब रहे। सेवारत चिकित्सकों के हड़ताल के साथ रेजिडेंट्स डॉक्टर ने भी 18 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकार ने सख्त कदम उठाया है। रेशमा के तहत 63 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। निश्चित रूप से गिरफ्तार भी करेंगे और गिरफ्तार से आगे बर्खास्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखना ये होगा कि सरकार और सेवारत चिकित्सकों में से आखिर जनता की खातिर कौन झुकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे को उतारा मौत के घाट। हत्यारे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। डुमरियागंज सीट से 3 बार बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुके जिप्पी तिवारी अपने परिवार के साथ हजरतगंज स्थित कसमंडा हाउस में रहते थे, जहां कल रात उनके बेटे वैभव तिवारी के घर के बाहर दोस्तों के साथ बहस हो गई, जिसके बाद सूरज शुक्ला और विक्रम सिंह ने वैभव तिवारी को गोली मार दी। इलाज के दौरान वैभव की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वैभव और उसके दोस्त प्रॉपर्टी का काम साथ में करते थे और पैसे के विवाद में ही वैभव की हत्या हुई है। सारे अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं। पुलिस अपना काम तीव्रता से कर रही है। शीघ्र गिरफ्तारी होगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। हत्याकांड की जगह से विधानसभा 100 मीटर, सीएम आवास 200 मीटर और राज्यपाल आवास भी 100 मीटर की ही दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि इस घटना से लखनऊ पुलिस भी सवालों के घेरे में है। लखनऊ में हुआ यह सनसनीखेज हत्याकांड यूपी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को कल विधानसभा में उठाने की पूरी तैयारी में है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। पटना में पहली बार रन फॉर बिहार नाम से मैराथन का आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में सुबह से ही मैराथन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा था। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 4 किलोमीटर के 3 कैटेगरी में इस मैराथन को बांटा गया था। मगर सबसे खास रहा फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आना। लोगों के अंदर मिल्खा सिंह को देखने और सुनने को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्साह था। मिल्खा सिंह ने इस मौके का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के लिए खूब किया। मैंने मोदी जी की तारीफ इसलिए की है क्योंकि ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो मैंने देखे हैं कि वो चाहते हैं जिस कंट्री में भी जाते हैं वहाँ पे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की तारीफ में मिल्खा सिंह ने कहा कि आज दूसरे देशों के साथ अगर बेहतर संबंध बनाने की कोशिश हो रही है तो ये नरेंद्र मोदी के प्रयासों का नतीजा है। तो रन फॉर यूनिटी स्लोगन के लिए हुए इस मैराथन में हर उम्र और हर वर्ग के लोगों का उत्साह देखने को मिला। अब सभी को इंतजार अगले बार फिर से ऐसे ही एक मैराथन के होने का है। विजय सचंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए हाफिज सईद लगातार नए नए नुस्खे आजमा रहा है। इस बार हाफिज सईद ने कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के नाम का सहारा लिया है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश के पाकिस्तान से हुए विभाजन के मौके पर बोलते हुए हफीज ने लोगों से कहा कि अगर वे पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन का वो बदला लेना चाहते हैं तो उसका रास्ता उसे कश्मीर से होता हुआ नजर आ रहा है। मशरकी पाकिस्तान का बदला लेना है और मेरी बात सुन लो, कश्मीर से इंतकाम का रास्ता बन रहा है, निकल रहा है, चल रहा है। हफीज ने कहा कि कश्मीर में हमारी लड़ाई जारी है और वह बहुत आगे तक जाने वाली है। बहरहाल हाफिज सईद का ये बयान तब आया है जब कुछ दिन पहले ही उसे पाकिस्तान की कोर्ट ने रिहा किया है और उसने यूएन से अपना नाम आतंकियों की सूची से निकालने की दरखास्त लगाई है।
वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन।